लिया है वह अंकोर वाट मंदिर और चोल साम्राज्य की कहानी, हमारे गौरव की कहानी, हमारे यश और कीर्ति की कहानी। और आप आश्चर्य करेंगे कि ये उस समय की कहानी है जिस समय के इतिहास को पूर्णतया विलुप्त कर दिया गया, जिस पर हम पूर्व में कई बार कितनी बार प्रकाश डाल चुके हैं कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम आया तो 1206 के बीच की जितनी बड़ी कहानी है, जितनी गौरवपूर्ण कहानी है, उसको मिटा दिया गया। ऐसी गहरी स्याही उस पर डाली गई, काली स्याही, कि वह कहीं ढूंढे से भी दिखाई नहीं देता। परंतु उसके अनेक प्रमाण तथ्यों के रूप में स्पष्ट होकर के अब हमारे सामने आ रहे हैं। लोगों ने उनको सुरक्षित भी रखा है। यह कोई मेरा मौलिक चिंतन नहीं, प्रस्तुति मात्र मेरी है। और ये बिल्कुल उसी प्रकार से है जिस प्रकार से पूज्य स्वामी दयानंद जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा, तो उसमें अनेक ग्रंथों का, सैकड़ों ग्रंथों का निचोड़ ला करके रख दिया। हमारे जन यही करते हैं कि हम मंथन की, चिंतन की, अध्ययन की चक्की लगाते हैं, उसमें तथ्यों को पीसते हैं, उसका आटा बनाते हैं और लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पर जो आज हम बताने जा रहे हैं, देखिए 712 में मोहम्मद बिन कासिम आता है, उसके पश्चात 850 में एक नई कहानी लिखी जा रही है। उस समय के इतिहास को कोई नहीं जानता, कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बताता। और ये दिखाया जाता है कि जैसे सुदूर दक्षिण में जो कुछ हो रहा था, उससे हमारे राष्ट्रवाद का, हमारे देश का कोई किसी प्रकार का संबंध नहीं था। पर आज हम देखेंगे, विचार करेंगे, चिंतन करेंगे कि उस समय जो कुछ हो रहा था वह इतना गौरवपूर्ण था, इतना गौरवपूर्ण था। यदि किसी और देश में हुआ होता तो वहां के नागरिक आज तक पल्लियां उछलते अपने पूर्वजों के उस यशोगान को करते करते। लेकिन ये भारत है, और ये वो भारत है कि जहां लोग अपने आप को हिंदू, आर्य, इस देश का मूल निवासी कहने में भी शर्म करते थे। जब ये बात देश के शासक वर्ग के भीतर देखी जाती हो तो यह और भी अधिक दुखदाई हो जाती है। तो ये हमारे देश में अभी 28 अप्रैल को एक नई फिल्म रिलीज हो रही है दक्षिण भारत के राजाओं के बारे में, और वो इसी राजवंश को लेकर के है। ये हमारा, आपका, सबका, हमारे आप जैसे लोगों का एक सामूहिक प्रयास है। ये आवाज आने लगी है। आज आप देखते हैं जो फिल्मी हीरो हीरोइन कभी राजनेताओं के मंचों पर आकर के वोटों के लिए प्रयोग किए जाते थे, और फिर वो अपने उन वोटों के मांगने में जो सहायता किया करते थे, राजनीतिक दलों को भीड़ इकट्ठी करा करके वहां भाषण दे करके उनके समर्थन में माहौल बनाने में अपना सहयोग किया करते थे, उसकी बड़ी कीमत वो लिया करते थे। फिर भारतीय साहित्य को, भारतीय इतिहास को, भारत के वेदों को, भारत के वैदिक मूल्यों को जितनी क्षति पहुंचाई जा सके वो छूट उन्हें मिल जाती थी शासन की ओर से। लेकिन पिछले 9 वर्ष में ये सारे के सारे नचकइये, और भी कुछ कह सकते हैं, भ्रनला कह लीजिए आप, हमारे यहाँ भंडेला भी कहते हैं, ये सारे के सारे घरों में घुसा दिए हैं मोदी जी ने। इनको बता दिया है कि तुम्हारी सीमाएं वहां हैं और तुम राजनीतिक मंचों पर दिखाई नहीं दोगे।
और राजनीतिक मंच अपने तरीके से राजनीतिक लोग तय करेंगे कि वहां से क्या होना है। इसलिए इनके हाथों से आज वो चीजें चली गई हैं और चली गई हैं, तो उसका ये परिणाम हो रहा है कि अब वो राष्ट्रवादी चीजें आपके सामने आने लगी हैं, जिनसे हमको गर्व और गौरव का बोध हो। उसी का परिणाम है कि ये फ़िल्म अब आपके सामने 28 अप्रैल को रिलीज़ होने जा रही है। पोन्नियिन सेल्वन, ये का नाम रखा गया है और इसमें इसका पूरा विवरण, इस राजवंश का पूरा विवरण दिया जा रहा है। निश्चित रूप से गर्व और गौरव का विषय है और इसमें हमको पता चलता है कि 6ठी 7वीं शताब्दी में इस शक्तिशाली राज्य का, राजवंश का वहाँ पर स्थापना होती है, इसका शुभारंभ होता है। और इसके जो बनाने वाले थे, जो चलाने वाले थे, उन राजाओं ने जिस प्रकार से इस राज्य को आगे बढ़ाने में काम किया, महाराजा राजराज, कहीं उसको महाराजा राजराजा भी लिखा गया। उनके द्वारा विजयालय विजयालय भी इसके शासकों में आते हैं। उन्होंने इसका शुभारंभ किया, स्थापना की और ये 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक 300 वर्ष तक शासन करता रहा। किसी भी विदेशी शासक का, एक वंश का शासन इतनी देर नहीं रहा, ये आप नोट कर लें। और जब कहीं आपको चर्चा में बोलना हो तो इस पर बोलें कि 300 वर्ष तक निरंतर शासन करने वाला हमारा ये हिंदू शासक राजवंश निरंतर किस प्रकार से अपना कीर्तिमान स्थापित करता रहा। और इसने चीन को आर्थिक रूप से, धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से अपने साथ जोड़ा। कहां शासन कर रहा था, कितनी दूर शासन कर रहा था? तमिलनाडु में, और चीन के साथ संबंध बना रहा था। श्रीलंका को जीत लेते हैं, मालदीव को जीत लेते हैं, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, कंबोडिया तक को जीत लेते हैं और वहां पर अपने राजाओं के द्वारा राज करने की परंपरा डाली जाती है। अपने अपने राजवंश स्थापित किए जाते हैं, जो अगले सैकड़ों वर्ष तक वहां पर शासन करते रहे। बात कंबोडिया की करें तो वहां पर अंकोर वाट का मंदिर बना। 1112 से लेकर के 1153 के बीच में ये अंकोर वाट का मंदिर बना है। 16,26,000 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में ये बना है। 16,26,000 वर्ग मीटर। दुनिया का कोई मंदिर, कोई भी धर्म स्थल इतने बड़े विशाल भूभाग पर नहीं बना जितने पर हमने अंकोर वाट का निर्माण किया। और उस समय हमको मरा हुआ दिखाया जा रहा है कि आप कुछ नहीं कर रहे थे, आपके पास कुछ भी नहीं था ऐसा जिस पर आप गर्व कर सकें, गौरव कर सकें। लेकिन आपके पश्चिमोत्तर सीमा पर जो कंबोज लोग रहते थे, काम्बोज, ये लगा देना बेटा जरा दरवाजा, जो काम्बोज लोग रहते थे, उन काम्बोज लोगों ने जाकर कंबोडिया बसाया था। अपने रघुनंदन शर्मा जी की वैदिक संपत्ति पढ़िए, वैदिक संपदा पढ़िए, गुरुदत्त जी को पढ़िए, अपने भगवत दत्त जी को पढ़िए, आर्य विद्वानों को पढ़िए जिन्होंने इन पर इतिहास लिखा है। उनसे आपको पता चलेगा कि किस किस प्रकार से कौन कौन लोग किस क्षेत्र में जाकर के भारत की संस्कृति का परचम लहराते रहे।
और ये जो नीरस इतिहास हमको यहाँ पढ़ाया जा रहा था भारत की खोज करने वालों की कृपा से, वो हमको बता रहे थे कि यहाँ पर कुछ नहीं था, और ये बता रहे हैं कि यहाँ पर बहुत कुछ था, और इतना अच्छा था कि उस पर निश्चय ही आप गर्व करेंगे। तो 16,26,000 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में वो शहर बसाया गया, और उस शहर का नाम भी उस समय क्या था? यशोधरापुर। सीधा यशोधरा से जुड़ा हुआ यशोधरपुर। और उसमें उस समय जो जिस राजा के द्वारा उसको बनाया गया था, उस राजा का नाम था सूर्यवर्मन द्वितीय। सूर्यवर्मन, कितना प्यारा संस्कृत का नाम। और ये किस काल में हो रहा था? जिस समय आपके चोल राजवंश के शासक 36 लाख वर्ग किलोमीटर 36 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर शासन कर रहे थे। जो यहां से चलता था, और आपके आज के जो आंध्र प्रदेश है, और जो उसके ऊपर उड़ीसा है, और जो पश्चिम बंगाल है, और जो आज का बांग्लादेश है, जो आज का बर्मा है, और फिर उसके नीचे चले जाइए जो आपके थाईलैंड वगैरह, ये जावा सुमात्रा जो पड़े हैं, ये इंडोनेशिया और कंबोडिया, ये सारे के सारे उसके क्षेत्र में आते थे। 1 लाख की सेना तो हमारे इन राजाओं के पास में नौसेना के रूप में थी, और नौसेना के लिए जो उस समय जहाजी बेड़ा जो उसका होता था, उसमें भी हजारों की संख्या में लड़ाकू जहाज उनके पास में थे। और ये कल परसों की बात है, ज्यादा बहुत पुरानी नहीं है। ये अब से 1100, 1200, 800, 900 साल वर्ष पुरानी, 900 तक की है। 300 वर्ष के कालखंड का वो समय निकालिए। और ये वो राजा था, राजा का जो बेटा वहां पर हुआ, जिसका नाम आपने बहुत सुना होगा, राजेंद्र चोल प्रथम। राजेंद्र चोल का नाम आपने खूब सुना होगा। राजेंद्र चोल ने अपनी राजधानी के निर्माण के लिए गंगा जल लाने का अभियान चलाया, और गंगा जल के लिए जब वो चला, तो वहां से गंगा 2000 किलोमीटर दूर थी तमिलनाडु से। 2000 किलोमीटर के लिए उन्होंने अपनी एक विशाल सेना लेकर के चलता है। कितनी धार्मिक श्रद्धा थी, बात यहां पर देखने की यह है। साथ ही साथ इसको किसी पाखंड से जोड़ने की आवश्यकता नहीं, ये उत्तर और दक्षिण को जोड़ने का एक प्रयास भी था। इसको इस दृष्टिकोण से भी देखने की आवश्यकता है कि सुदूर दक्षिण का एक राजा सुदूर उत्तर के लिए चलता है, और वहां से जल लेकर के चलता है, और बीच में जितने राजा मिलते हैं वे सब उसका स्वागत करते चले जाते हैं। यदि हमारे भीतर फूट होती, यदि हमारे भीतर कुत्तों की भांति लड़ने की प्रवृत्ति होती, यदि हमारे भीतर राष्ट्रवाद का थोड़ा सा भी अंश नहीं होता, तो जैसे एक गांव का कुत्ता दूसरे गांव के कुत्ते को अपने गांव में प्रवेश करते ही पकड़ लेता है, भौंकता है, और उसको भगाने का प्रयास करता है, उसी प्रकार का प्रयास उस राजा के साथ हुआ होता। परंतु इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के माध्यम से देश को जोड़ने की राजेंद्र चोल की उस प्रवृत्ति को, उस प्रकृति को, उस मानसिकता को, उस सोच को इतिहास में समुचित स्थान नहीं दिया गया, बल्कि निकाल दिया गया।
समुचित स्थान का अभिप्राय तो यह है कि थोड़ा बहुत कहीं कुछ थोड़ा बहुत स्थान दे दिया जाए, लेकिन दिया ही नहीं गया, हटा दिया गया। तो मैं ये बता रहा था कि जयवर्मा थर्ड जो राजा कंबोडिया का था, सूर्यवर्मन के जमाने में उसका निर्माण होता है 16,26,000 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल पर। और उसके पश्चात जो वहां पर राजा आता है वो जयवर्मा नाम का राजा आता है, जयवर्मा थर्ड। जयवर्मा थर्ड अपने यहाँ पर अंकोरथोम नाम की इस राजधानी का निर्माण करता है। और इसका जो अभिप्राय है, ये जो राजधानी है ये 40 वर्ष में बनकर तैयार होती है। 860 ईस्वी से लेकर के 900 ईस्वी तक ये बनकर तैयार होती है। अब इससे देखिए दूसरी बात इस पर यहां जोड़ करके देखिए, कल जो हम चर्चा कर रहे थे दिल्ली की और दिल्ली के लाल किले की, दिल्ली का किला और दिल्ली शहर बिना किसी प्रमाणों के, बिना किसी अपने आर्थिक बजट के, शाहजहां ने इस बड़े शहर को मात्र 9 वर्ष में बसा दिया। तो ये बात काल्पनिक लगती है। इतना बड़ा तामझाम, इतनी बड़ी सुव्यवस्थित व्यवस्था इतनी जल्दी नहीं पूरी हो सकती थी। परंतु जब हम अपने इन राजाओं के बारे में ये सुनते हैं, जानते हैं कि उन्होंने उस शहर को बसाने में 40 वर्ष का समय लिया, तो निश्चित रूप से ये लगता है कि हाँ, ये ऐसा हुआ होगा, संभव है। आज इन सारे क्षेत्रों में जो बृहत्तर भारत कभी हुआ करता था, ग्रेटर भारत, वो सारे भारत को कहीं हमसे दूर कर दिया गया है। सावरकर जी ने यही बात कही थी तत्कालीन नेतृत्व से कि जो हमारे धर्म के भाई हैं और जो सांस्कृतिक रूप से हमसे किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं, उन सबको नेतृत्व दीजिए और उन सबको अपने साथ लीजिए, उन सबको उनका अतीत याद दिलाइए, उन सबको उनका गौरवपूर्ण इतिहास याद दिलाइए, उन्हें ये बताइए कि किस प्रकार आप हमसे जुड़े रहे हैं और हम आपसे जुड़े रहे हैं, किस प्रकार से हमारी परंपराएं साझा हैं, किस प्रकार से हमारा इतिहास साझा है, किस प्रकार से हमारे इतिहास पुरुष साझा हैं। क्या वो जयवर्मा, क्या वो अंकोर वाट को बनाने वाला राजा, ये सब सूर्यवर्मन, ये सब हमारे नहीं हो सकते, हमारे थे। लेकिन जो वहां अंकोर वाट बना रहे थे, अंकोर थोम बना रहे थे और वहां पर विशाल विशाल मंदिरों का निर्माण कर रहे थे, जयवर्मा ने इसी तर्ज पर वहां पर विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था। विष्णु मंदिर, अंकोर थोम के बारे में जानकारी मिलती है तो उस शहर के चारों ओर 300 मीटर की खाई खोदी गई थी, जिससे कि कोई विदेशी आक्रमणकारी अचानक ना आ जाए, हमला ना कर दे। और जो ये मंदिर था, इस मंदिर के चारों ओर भी 700 मीटर चौड़ाई की खाई खोदी गई थी। उनका वो पुरुषार्थ देखिए, सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति उनकी निष्ठा देखिए, वो क्यों बना रहे थे। कहीं ना कहीं केवल एक ही बात दिमाग में थी, मस्तिष्क में थी कि हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश के मानवीय मूल्य, उनका प्रचार प्रसार हो। और मैं ये भी बताना चाहूंगा, क्योंकि ये आर्य समाज का मंच है, तो जब हम मंदिरों का कीर्तिगान करते हैं, गुणगान करते हैं, तो किसी के भीतर ये बात आ सकती है कि ये शायद केवल और केवल उस पाखंड का महिमा मंडन हो रहा है। तो मैं बताना चाहता हूं कि ये उस समय की बात नहीं है,
अपितु उस समय मंदिरों के साथ साथ गुरुकुल हुआ करते थे और उन गुरुकुलों में वेद की शिक्षा दी जाती थी, उपनिषदों की शिक्षा दी जाती थी, मनुस्मृति को पढ़ाया जाता था, दर्शनों को पढ़ाया जाता था, आर्ष ग्रंथों का वहां पर पूर्णतया प्रचलन होता था। इन देशों में जाकर के जब हम देखते हैं तो वहां पर स्पष्ट इसके लिए लिखा है विष्णु मंदिर के बारे में कि वहां पर महाभारत के अनेक श्लोक लिखे गए थे दीवारों, रामायण के अनेक श्लोकों को लिखा गया था, वेद और उपनिषद की शिक्षा दी जाती थी। तो यहाँ पर ये बात समझ लेनी चाहिए कि जिस समय हम ये कह रहे हो कि अमुक मंदिर अमुक देश में अमुक काल में बना था, तो समझिए कि उसके साथ अपने आप ही गुरुकुल था, और यदि उसके साथ गुरुकुल था तो अपने आप ही ये भी समझ लीजिए कि वहां पर वेदों की शिक्षा भी उस काल में दी जा रही थी। ये उस समय के काल के पश्चात की घटनाएं हैं कि जब ये अज्ञानता, पाखंड आदि और ज्यादा बढ़ा और आर्ष ग्रंथों को निकाल करके अनार्ष ग्रंथों पर सब कुछ केंद्रित हो गया। प्रत्येक प्रत्येक परंपरा के पीछे कोई सद परंपरा होती है जिससे वो विकसित होती है, और उस विकास के अंतिम चरण में जाकर के हम देखते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ घुन लग जाता है और उसमें विकृतियां आ जाती हैं, तभी उसका पतन होता है। तो इन चीजों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। हमें ये मानना चाहिए कि हमारे राजा जिस समय इन सब चीजों का निर्माण कर रहे थे तो उस समय वो अपने देश के गौरवपूर्ण पक्ष का नेतृत्व कर रहे थे, वो उजालों का नेतृत्व कर रहे थे, और राक्षसों ने उन उजालों को मिटाकर हमें ये बताने का प्रयास किया कि हम तो अंधेरों के उपासक रहे हैं और यहाँ पर अंधकार ही अंधकार था, कहीं कुछ नहीं था। मैं जो अभी कुछ देर पहले आपको बता रहा था कि राजेंद्र चोल प्रथम वहां से चला था तमिलनाडु से, और जब वो पानी लेने के लिए, गंगा जल लेने के लिए वहां से चला था तो रास्ते में राजा भोज की नगरी पड़ती थी, जिसको आजकल भोपाल कहते हैं। ये जो भोपाल है ये भोजपाल है, भोजपाल, इसका नाम ही भोजपाल था। भोजपाल में से जय कहीं टूट करके बिछड़ करके कहीं गिर गई और आज ये भोपाल हो गया है। कुछ समय पहले हम वहां गए थे, मेरा एक व्याख्यान वहां पर हुआ था, तो मैंने वहां के लोगों से पूछताछ की थी, मैंने बताया था इसका नाम भोपाल नहीं भोजपाल है। उन्होंने बाकायदा उससे पहले ही दे चुके थे, यानी कि मेरे कहने से उन्होंने मुझे बताया था, मुझे सुन करके बहुत प्रसन्नता हुई थी कि हम इसका नाम फिर से भोपाल करने का प्रस्ताव नगर पालिका की ओर से शासन के लिए भेज चुके हैं। ये आपका ऐतिहासिक नगर राजा भोज, और इसी में रहते थे कभी आपके वो राजा जिनका नाम था भर्तहरि, जिन्होंने शतक लिखे, वैराग्य शतक, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वो राजा भी यहीं के थे। जिस समय 1033 में महमूद गजनवी का भांजा सलार मसूद बहराइच पर जाकर के चढ़ा था, उस समय यहाँ के राजा ने अपनी विशाल सेना वहां के लिए भेजी थी। देखिए कहाँ भोजपाल, भोपाल, और कहाँ बहराइच। ये केवल राष्ट्रवाद था जो हमारे राजा के भीतर बोल रहा था, और वहां के लिए विशाल सेना दे करके उस विदेशी आक्रमणकारी को भगाने में अपनी अतुलनीय सहायता उस समय के राजा को दी थी। इस प्रसंग को आज यहाँ फिर से सुनाने का अभिप्राय केवल ये है कि जिस समय
महमूद गजनवी उत्तर भारत में आतंक मचा रहा था। उस समय दक्षिण का सूर्य कहां तक फैला हुआ था। उस समय का भारत आज का भारत नहीं था, बल्कि जितना भारत आज है उससे बड़ा भारत उसने भारत से बाहर बसा दिया था। वो भारत कहां जाएगा? उस भारत को कौन खोजेगा? भारत की खोज तो लिख दी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो लिख दी। अरे डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखने तो जरा उस भारत को भी खोज दो ना, उसमें ला दो ना, स्थान दे दो। किसने रोका है? किसने खा लिया आपको? लाओ उन प्रमाणों को भी। तो महमूद गजनवी जिस समय यहां आतंक मचा रहा था, उस समय हमारा ये राजा राजेंद्र चोल दक्षिण से चला था गंगा जल लेने के लिए। और इतिहासकार बताता है, ये फिल्म आपको बताएगी कि उसका हमारे राजा भोज से गहरा संबंध था, मित्रतापूर्ण संबंध थे। जब वो दक्षिण से चल करके भारत के मध्य में भोपाल में पहुंचा, जहां हमारे संचालक महोदय रहते हैं, इससे कुछ दूर आगे चल करके मध्य आ जाता है भारत का, ये नाभि से बोलते हैं। और ये टहल गए तो समझ लो कि नाभि टहल जाएगी। इसलिए सब इनका बढ़िया तरीके से देखभाल अच्छे तरीके से करते रहे। डॉक्टर साहब आप स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, तो कहने का अभिप्राय है कि जब वो मध्य में पहुंचे तो मध्य में राजा भोज ने उनका हार्दिक अभिनंदन किया, ये स्वागत है स्वागत। ये क्या था? क्या ये राष्ट्रवाद नहीं था? ये फिल्म आपको खोल देगी सारे रहस्यों। और इतिहासकार मजेदार तथ्य लिखता है, मैं चाहूंगा कि अपने उन राजाओं के लिए, उन वीर योद्धाओं के लिए उस समय ताली बजाना आप। जिस समय हमारा वो राजा मध्य प्रदेश में आता है, भोपाल में पहुंचता है, उसका अभिनंदन होता है और वहां से वो आगे को चलता है, तो समय गजनी की सेना उस राजा से मात्र 60 किलोमीटर दूर थी। और जब उधर से आते हुए राजेंद्र चोल के बारे में उस विदेशी आक्रमणकारी को ये मालूम हुआ कि राजेंद्र चोल की सेना आ रही है, तो दुम दबा करके भाग लिया था। लड़ने का साहस नहीं हुआ था। ये था आपका गौरवशाली इतिहास का वो पृष्ठ, जिस पर हमें अपने उस राजा का हार्दिक अभिनंदन वंदन करना चाहिए, नमन करना चाहिए। और जब वह यहां से आकर के अपने उस दूर दक्षिण से चल करके यहाँ पर आया और यहाँ से उसने जोरदार ढंग से अपनी सेना को लेकर के और बड़ी मात्रा में पानी को लेकर के चला। प्रत्येक सैनिक के पास, जैसे आज आपके जो कांवड़िए होते हैं, कांवड़िए जल लेकर के चलते हैं, वो शैली नहीं होगी। जो भी शैली होगी, किलो 2 किलो भी एक के हाथ में होगा तो कितना पानी वहां गया होगा। उसके लिए उसने जाकर के वहां पर एक झील बनवा दी थी। उस झील में जाकर के उस पानी को डाला गया था। और ये केवल श्रद्धा थी, और इस श्रद्धा के आधार पर ही उन्होंने अपने देश के प्रति अपने समर्पण को व्यक्त किया था। चंद्र नाम का इतिहासकार और इसके अतिरिक्त अनिरुद्ध नाम का इतिहासकार और इसके अतिरिक्त अन्य दूसरे इतिहासकार हमको बताते हैं कि उस झील का नाम उन्होंने चोल झील रख दिया था। चोल झील, जो आज भी वहां पर हमें मिलती है। ये मंथन के, कनिसेटी नाम का इतिहासकार लिखता है कि ये मंथन के बाद की अवधि थी, यानी कि पूरे देश को मंथन कर दिया था। दक्षिण से चल करके उत्तर में आकर के जल लेकर के जा रहा था, पूरा देश मथ करके डाल दिया था। इस राजा के इस अभियान से आपको ये भी पता चलेगा कि दक्षिण से 2000 किलोमीटर का सफर तय करने वाला वो राजा, यदि पूरे सफर में एक व्यक्ति की भी हत्या नहीं करता है, कहीं उसका किसी से संघर्ष नहीं होता है,
तो इसका अभिप्राय है कि प्रत्येक राजा ने उसको अपने राज्य से सकुशल गुजरने की अनुमति दे दी थी, जाइए, और साथ ही उसकी सेना का स्वागत सत्कार करते हुए उसके अन्न जल आदि की भी व्यवस्था राजाओं ने की होगी। इससे हमारी सांस्कृतिक एकता का पता चलता है। यदि एक राजा उधर से चल करके यहाँ से जल लेने के लिए आ रहा है तो उसको ये अधिकार था, क्योंकि वो राष्ट्र के भीतर ही आ रहा था, वो किसी दूसरे राष्ट्र में नहीं जा रहा था। लेकिन जब कोई विदेशी आक्रमणकारी आया है तो उसको एक एक राजा ने चुनौती दी है। इस राजा को चुनौती नहीं देने का अभिप्राय है कि वो अपना था। तो ये उत्तर दक्षिण के बीच में जो मतभेद पैदा किए जाते हैं, दीवार खड़ी की जाती है कि वो अलग थे और हम अलग थे, इसको भी इस बात से समझने की और अपने मस्तिष्क की सफाई करने की का प्रयास हमको करना चाहिए। ऐसा कहीं कुछ नहीं था। कला और साहित्य के क्षेत्र में भी इन राजाओं ने भरपूर योगदान दिया और भारतीय साहित्य को, वेदों की शिक्षाओं को, उपनिषदों की शिक्षाओं को न केवल देश के बाहर अपितु देश के भीतर भी, सुदूर दक्षिण में और जहां-जहां पर उनका राज्य था, आज के बांग्लादेश में भी फैलाने का प्रशंसनीय कार्य। ये काल कौन सा है? जिस समय विदेशी आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण कर रहे थे, उस समय ये इतना बड़ा कार्य हो रहा था। तो ये इसी पर हम देखते हैं कि तमिलनाडु में वो शासन कर रहे थे। तमिलनाडु में कहीं पर भी किसी को ये आपत्ति नहीं थी कि दक्षिण के लोग उत्तर से जाकर के गंगा जल क्यों ला रहे हैं। इसका अभिप्राय है कि ये दीवारें भी बाद में खड़ी की गई हैं और राजा वहां जाकर के अपने राजधानी का नाम भी गंगा के नाम पर रखता है। तो गंगा पवित्रता का प्रतीक है, तो हमारी संस्कृति का प्रतीक बन जाती है। इसके पीछे चाहे लोगों ने जो कारण बनाए हों, परंतु इसका सत्य यह था और यह है कि यह गंधक के पर्वत से होकर के जल इसका आता है और गंधक में यह विशेषता होती है कि वो अमृत तुल्य कर देता है पानी। वो सैकड़ों किलोमीटर तक गंधक से गुजरने के पश्चात तब हरिद्वार में नीचे आती है। तो ये इतनी पवित्र हो जाती है, इसका जल सालों तक भी सड़ता नहीं है। ऐसी अनेक वैज्ञानिक तत्वों के, तथ्यों के होते हुए ये बात इसके प्रति श्रद्धा के रूप में जुड़ जाती है और हम इसको कहीं ना कहीं, जो माता मानने की बात आ जाती है, वो माता मानना कोई अवैज्ञानिकता नहीं है, कोई वेद विरुद्ध बात नहीं है। जड़ के प्रति इतना समर्पण यद्यपि पाखंड में सम्मिलित हो जाता है, मैं भी उस बात से सहमत हूं, परंतु हमारी श्रद्धा देखिए कि जो कोई हमको कुछ दे रहा है, उसको हम किस प्रकार से देवता रूप में सम्मान देने लगते हैं। और ये केवल कृतज्ञता का भाव है जो केवल हमारे पास है, हमारी संस्कृति में हमको सिखाया जाता है और इस संस्कृति की, इस कृतज्ञता की भावना को हमको स्वीकार करना चाहिए। आज का जो उड़ीसा है, आज का उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, ये सारे उनके राज्य के अधीन थे। और फिर इसके बाद जो मैंने बाहर के देश आपको बताए, वहां तक चला जाता था। उन सारे देशों में यदि आज भी भारत की संस्कृति के दर्शन होते हैं, आज भी वहां के लोग यदि वेदों की बात करते हैं या वेदों को मंगा कर पढ़ने की बात करते हैं या अपने विद्यालयों में भारतीय संस्कृति को स्पष्ट करने वाले साहित्य को रखने का प्रयास करते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे राजेंद्र चोल प्रथम का है। और जिस समय हमारे देश पर
महमूद गजनी के बाद गौरी के आक्रमण हो रहे थे। गौरी, उस समय हम वहां पर नए नए कार्य ऐसे कर रहे थे, नई नई कीर्तिमान स्थापित कर रहे थे, जिनसे भारतीयता का वहां पर प्रचार प्रसार करने में हमको आशातीत सफलता प्राप्त हुई। अनेक इतिहासकारों ने इस बात पर बड़ी सहजता से और भारत की प्रशंसा करते हुए अपनी कलम चलाई है कि भारत के लोगों ने इस सारे क्षेत्र को राजेंद्र चोल और चोल वंश के शासन काल में, जो 300 वर्ष का कालखंड है, उसमें सांस्कृतिक मूल्यों से सराबोर कर दिया। अब यहां पर एक बात और भी देखिए कि जो लोग ये कहते हैं कि इन देशों में जहां जहां बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ, वो महात्मा बुद्ध के एकदम पश्चात हो गया था, और उसके पश्चात इन देशों में जो परचम लहराने का कार्य चला, वो सारा का सारा बौद्ध संस्कृति से प्रेरित था। पहली बात तो ये है कि जो लोग, आप में से अधिकांश भारत को समझो ग्रुप से जुड़े हैं, और उसमें अभी हमने एक लेख मनमोहन आर्य जी का डाला है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है, तथ्यात्मक आधार पर, मैंने पहले भी यहाँ भी बोला है, मंच से भी बोला है अपने से, और उसमें ग्रुप में भी वो लेख डाला है, उसको अवश्य पढ़ें आप। महात्मा बुद्ध जो थे, वो वैदिक संस्कृति के ध्वजवाहक थे। ये बाद में जाकर के उनके अनुयायियों ने उनके जाने के कई सौ वर्ष पश्चात अपने आप को धीरे धीरे इस देश की मुख्य धारा से अलग किया। तो जिन जिन देशों में बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ, वो कई सौ वर्ष तक महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के आधार पर वैदिक शिक्षा के केंद्रों से अपने आप को जोड़े रहे। एक बात तो ये साफ होनी चाहिए, आज के परिप्रेक्ष्य को नहीं देखना चाहिए कि आज हम कैसे हैं, और तो ये भी देखना चाहिए कल कैसे थे। पहले कल कैसे थे का अवलोकन करना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए। तो हमारे इन राजाओं ने महात्मा बुद्ध की उन शिक्षाओं को वहां पर नहीं फैलाया, जो केवल और केवल निराशा भाव को पैदा करती थीं, बल्कि सांस्कृतिक मूल्यों को अपना करके वैदिक मान्यताओं का वहां प्रचार प्रसार किया। जो मैं अभी आपको बता रहा था, इस पर आप देखें कि जो राजा जय वर्मा तृतीय ने वहां पर विष्णु मंदिर बनाया, उसमें आज भी महाभारत, रामायण, वेद और उपनिषद के मंत्र, श्लोक आदि लिखे हुए हैं। तो ऐसा नहीं था कि इनमें उस समय एक बीमारी लगी हुई थी महात्मा बुद्ध की अहिंसा की, और बुद्ध उन पर हावी हो गए थे, अपितु वेद ही उन पर हावी थे। और ये कितनी पुरानी बात है, ये हजारों वर्ष पुरानी नहीं, ये 1100-1200 ईस्वी के करीब की तक की बात है। 12वीं शताब्दी के अंत तक तो वहां पर पूर्णतया आपका बोलबाला था, आपका डंका बज रहा था। तो आज हम जहां अपने उस महापुरुष को, जिसको अभी हमने अपने संबोधन के प्रारंभ में सम्मान दिया था, उनका स्मरण करते हैं, भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, वहीं आज इस दिन अपने उन अनेक राजाओं को, चोल वंश के शासकों को भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिनके कारण 300 वर्ष तक विदेशों में भारत का सूर्य चमकता रहा, जिनके कारण वेदों की गूंज विदेशों की उतनी बड़ी धरती पर होती रही जितना बड़ा भारत उस समय अकेला था। 36 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि पर उनका शासन था। उस समय तो भारत बड़ा था, 83 लाख का तो हम बताते रहते हैं आपको कि वो 1857 क्रांति तक था, तो उस समय बड़ा था, लेकिन फिर भी कितने बड़े भारत को उन्होंने भारत से बाहर बसाया। तो उनके उस अभिनंदनीय प्रयास
भारत को समझो अभियान के अंतर्गत अपना एक विशेष सम्मान देते हुए हम उनको सादर स्मरण करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, उनका वंदन करते हैं, उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं, जिन्होंने उस समय उजालों से दोस्ती की और उजालों को दूर-दूर तक फैलाया। तमसो मा ज्योतिर्गमय, क्या संकेत था उनका, क्या संदेश था उनका, कितना सार्थक जीवन था उनका। जिन लोगों ने महापाप करते हुए उजालों से दोस्ती करने वाले हमारे उन महान शासकों को, महान भारत निर्माताओं को, भारत निर्माता वो नहीं है जिन्होंने भारत काट करके दे दिया था, थाली में सजा करके दूसरों को। भारत निर्माता वो हैं जो दूर-दूर तक जाकर के भारत का निर्माण कर रहे थे, भारत की संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे थे। इसलिए उनको भारत निर्माता कहना चाहिए। भारत को काटने वाले कभी भारत निर्माता नहीं हो सकते। भारत के उन निर्माताओं को हम सादर स्मरण करते हैं और भारत को समझो अभियान के इस मंच से उद्घोष करते हैं कि हम उनके नाम को, उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित होते हैं। मैं अंत में जो बहन जी ने गीत गाया था, इस योग्य हम कहाँ हैं प्रभु व्रतों में मनाएं, तो मैं 2 पंक्तियां गुनगुनाऊंगा, आप भी गा लें साथ में, केवल 2 ही पंक्तियां हैं। स्वागत है, स्वागत है। इसी योग्य में कहाँ हूँ, इतिहास को खंगालूं। इस योग में कहाँ कहाँ हूँ, हूँ, इतिहास को खंगालूं। फिर भी मैं ला रहा हूँ, फिर भी मैं ला रहा हूँ, मोती जहाँ से पालूं। इस योग्य में कहाँ हूँ, इतिहास को खंगालूं। फिर भी मैं ला रहा हूँ, हीरे जहाँ से पालूं। वाह बड़े बस भाई, इसी उम्मीद में आज कुछ हीरे आपके सामने लाकर डाले वाह हैं। वाह वाह वाह। मैं समझता हूँ कि आप सब जौहरी हैं और उनका उचित मूल्यांकन कर इतिहास में उनको इतिहास में स्थान देंगे। कोटि ओम सम। बहुत बहुत आभार श्रद्धेय डॉक्टर राकेश कुमार आरजी। और कल हम आपको एक ऐसी विदुषी महिला शक्ति से मिलवाने जा रहे हैं, डॉक्टर श्रद्धा जी। समाज निर्माण में महिलाओं की भूमिका, महिलाओं के रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब वो अपनी बहन को सुनेंगी। और आप सभी लोग जानते हैं कितना धारा प्रभाव डॉक्टर श्रद्धा जी बोलती हैं। तो ज्यादा से ज्यादा महिला शक्ति रहे ताकि परिवार, समाज और राष्ट्र निर्माण में जो महिलाओं की भूमिका है उस विषय को आप बखूबी सुन सकें। किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो डॉक्टर राकेश कुमार आरजी से जुड़ी हुई, तो वो पूछ सकता है। किसी के मन में कोई भी शंका हो, नरोला जी के मन में सबसे पहले शंका आई। आइए। आदरणीय डॉक्टर राकेश आर्य जी, लखन जी, पुरुषोत्तम मुनि जी, बहुत बहुत सादर नमस्ते, सादर प्रणाम। आज मैं तो ये प्रश्न मेरा कोई खास नहीं है, लेकिन मैं डॉक्टर साहब का जबरदस्त धन्यवाद देना चाहता था कि हमारा ये सौभाग्य है कि हम घर में बैठ के इतना आश्चर्यजनक, विलक्षण और उत्कृष्ट व्याख्यान हमने आज डॉक्टर साहब का सुना। वास्तव में इस व्याख्यान के लिए और जो डॉक्टर साहब के पास जानकारी है उसके लिए डॉक्टर साहब ने जो अथक परिश्रम किया होगा उसकी कल्पना भी करना मुश्किल है। वास्तव में डॉक्टर साहब ने बताया दक्षिण भारत के बारे में कि दक्षिण भारत में राजा राजेंद्र चोल जी ने कैसे कार्य किया, वरना हम तो यही समझते हैं अधिकतर कि जो भारत है वो तो उत्तर का ही भारत है मेन, दक्षिण में तो हम कभी ज्यादा ध्यान नहीं देते और कभी ये तो सोचते नहीं कि भाई दक्षिण में भी ऐसी प्रतिभाएं हो सकती हैं जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाने में इतना योगदान दिया और निर्माण किया, जिसको वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वास्तव में वो राष्ट्र निर्माता थे। तो हम मुझे तो इनका व्याख्यान सुन के आज ऐसा लगा कि हम इस गरिमामय भारत के नागरिक हैं
और उस आर्य संस्कृति और उस वैदिक काल के हम संवाहक है, जिसके लिए मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत हरिशंकर धन्यवाद शर्मा देता जी। हूं। और डॉक्टर साहब जरा नाम बता देंगे फिल्म का, जो डॉक्टर साहब ने बताया था, वो नाम ध्यान नहीं रहा, क्या नाम बताया था? पोन्नियन धन्यवाद। पोन्नियन उन्नियन पोन्नियन उन्नियन व्हाट्सएप पे लिख देंगे, व्हाट्सएप पे लिख देंगे, व्हाट्सएप मैं पे। लिख दूंगा जी, उसमें डाल दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है। नवीन चंद्रा जी, हरिशंकर शर्मा जी, हरिशंकर शर्मा जी और नवीन चंद्रा जी, उत्तराखंड, हमारे शिक्षक साथी आए और हमें उत्तराखंड की सैर करना है फिर से। कब करा रहे हो मातब? भाभी जी आप भी आ जाइए। नवीन जी जी, नवीन जी आइए, स्वागत जी है। सबको अरे कहाँ हो सबको भैया, सादर पहाड़ों नमस्ते के, जी। कहाँ हो पहाड़ों के राजा? पहाड़ों में ही है जी, पहाड़ों में। सबको सादर नमस्ते। बहुत भाभी अच्छा जी, व्याख्यान भाभी जी से नमस्ते कराओ पहले आज हमारी। शिरोमणि डॉक्टर, भाभी जी से नमस्ते कराओ पहले हमारी। ये अभी यहाँ पर नहीं है, अच्छा नहीं है, अभी यहाँ पर नहीं है चलो तो हम जी। आते हैं फिर, पहाड़ों में है ना बहुत अच्छा कार्यक्रम। जी। हाँ 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 हाँ, मैं तो सुन रहा था। बहुत अच्छा कार्यक्रम, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, दुर्लभ चीजें सुनने को मिलती हैं नवीन जी, नवीन जी। जी आप वहाँ एक अच्छे टीचर हैं, ठीक है ना? तो जी उत्तराखंड में जहाँ पे आप रहते हैं, जिस जनपद में, तो जी वहीं से डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी भी पास में मिल जाएंगे, और एक बार हम लोग फिर से आ जाएंगे, है ना? तो वहीं व्याख्यान रख लिया जाए डॉक्टर राकेश कुमार जी का, क्योंकि अभी मन भरा नहीं हमारा बढ़िया। नैनीताल से। ये अभी नैनीताल से हमारा मन भरा मई नहीं, में बार बार घूमने की इच्छा है हमारी। कहे कि जब राकेश जी बिल्कुल रहेंगे, सही है। मई जब राकेश जी हमारे मई साथ बोट में रहेंगे, तब आनंद कुछ और होगा, दोगुना हो जाएगा आनंद। बिल्कुल सही सही बात है। ये ना मई में 20, 21, 22 नैनीताल आर्य समाज का कार्यक्रम है। हम्म, हाँ वो जी जी मैं समझ मई में गया। आवाज आ रही है। आ रही है नवीन जी, आ रही है जी जी। चलिए नैनीताल कर बनाता नैनीताल हूँ आर्य सेवा। समाज का कार्यक्रम। नमस्ते। हाँ हरिशंकर शर्मा जी आइए। हाँ नमस्ते, नमस्ते सर जी। हाँ माइक सभी खोलिए, को, सभी महानुभावों को बहुत बहुत प्रणाम मेरा। वीडियो खोलिए आप, मैं वीडियो रास्ते में था हरिशंकर जी, इसके लिए, हरिशंकर जी रास्ते वीडियो में था खोलिए। सर जी इसके लिए। सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम सबको। जी 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 चलिए, हरिशंकर जी जुड़े रहिए, है ना? हाँ हाँ सर, हरिशंकर जी बोल रहा सर जी। हाँ जुड़े रहिए हरिशंकर जी, आगे भी जुड़े रहिए। हाँ कल जरूर जरूर सर जी, जरूर कल अपनी बहनों को, माताओं को, भाभियों को, भौजाइयों को, सबको लेकर के आइए। जरूर 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 सर जी। हाँ कोई रहे ना घर पे, जब सब लोग सुने एक साथ। ममता जी, कल आपकी बड़ी बहन आ रही है डॉक्टर श्रद्धा जी, आइए। कैसा महसूस करती है कार्यक्रम से जुड़ने के बाद? जी ममता जी, हमारी शिक्षिका बहन है हमारे साथ में, और हमारे ब्लॉक में है, मेहरौनी ब्लॉक में। ऑडियो खोल लीजिए ममता जी, ऑडियो खोल लीजिए। और जब से जुड़ी है वो कार्यक्रम से चिपक गई है, बिल्कुल। बोलिए। जी सभी, पहले तो सभी महागुरुओं को नमस्कार। जी जी अब सभी हमसे सीनियर है गुरु जी, सब लोग जी सभी को आदरणीय आदर से नमस्कार करते हैं। और 2 दिन से हम राकेश सर का सुन रहे हैं, बहुत अच्छा अनुभव लगता है, कुछ सीखने को मिलता है। वैसे तो शिक्षक कहते हैं कि अपने अपना और सभी वो रहते हैं, लेकिन अब हम तो सर जो है सीख ही रहे हैं, सभी से छोटे हैं तो सब सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, बस सर यही कहेंगे। नहीं तो सीख नहीं है अपन को अबे, हाँ जी जी अपने सर, अपने दिन ही सीख भी के अबे। जी बिल्कुल। हाँ आओ राम सेवक जी, लखनलाल जी याद कर रहे हैं आपको। राम सेवक जी आइए, सम्मानित राम सेवक जी, भावी विधायक। अरे राम सेवक जी आइए, भावी एमएलए हो आप हमारे। राम सेवक जी, कपिल रस्तोगी जी, अलीगढ़।
कपिल रस्तोगी जी। राम सेवक जी। माननीय सचदेवा जी भी हैं, उनको देख हाँ लीजिए। सचदेवा जी तो ही कपिल रस्तोगी जी आ जाए। अच्छा सचदेवा जी, जी अच्छा तो ठीक। हमारे हेलो संरक्षक हैं। जी जी हाँ हलने लगे हैं, आइए आइए आप आइए। हेलो जी जी हाँ हल रहे हैं हम। नमस्ते जी। नमस्ते जी नमस्ते जी। बहुत बढ़िया आपने बहुत आपने अच्छा कहा प्रोग्राम और चल रहा हमने है जी। हलना शुरू किया है, देखिए हलने लगे। बोलिए। और राकेश कुमार जी का तो, इतिहासकार जी का तो बिल्कुल एकदम ऐसा हिला के रख दे। हाँ हिला बहुत दिया ज्ञान बढ़ा इन्होंने। रहे हैं, ऐसा पुरानी पुरानी बहुत इतनी अच्छी अच्छी बातें इन्होंने मिल जानकारी इन्होंने मिल रही है पूरा हमें। ललितपुर जनपद हिला दिया भाई हमारा तो। एक दिन में बहुत बढ़िया। एक दिन में 3 प्रोग्राम दिए, पूरा जिला हिल गया हमारा। हाँ जी, ईश्वर की असीम कृपा है साहब इनके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोग्राम बढ़िया चल रहा है। नहीं अपन के ऊपर भी तो है, पर धन्यवाद। घर बैठे बैठे सुनने लगे। हाँ जी, बिल्कुल घर बैठे सुन रहे हैं। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। आइए नमस्ते साहब, राजेंद्र नमस्ते। जी हैदराबाद। लाखन भैया नमस्ते। नमस्ते। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम। डॉक्टर साहब तो सुनते सुनते हिस्ट्री में तो हम वंडरफुल हिस्ट्री सुनाते हैं डॉक्टर साहब। अरे वाह बहुत वाह। बहुत आभारी डॉक्टर साहब का। आइए सम्मानित सचदेवा जी कहाँ चले गए हैं? सचदेवा जी अभी दिखाई दे रहे थे हमें। सम्मानित सचदेवा जी सभी सचदेवा जी चले गए, कल मुलाकात कर लेंगे। आइए मुनि जी, मुनि जी, मुनि जी उठ जाइए। मुनि जी उठिए। हाँ आइए, उठ गए मुनि जी, उठ गए। आइए। नमस्ते सभी के लिए। नमस्ते जी नमस्ते जी। हमारे सामान्य थे डॉक्टर राकेश कुमार आर जी, बहुत अच्छे। मैं बार बार कहता हूँ ना कि डॉक्टर साहब के लिए अगर मैं 2 शब्द बोलूं बार बार वही शब्द कि बहुत अच्छे इतिहास के मर्मज्ञ हैं, तो शायद ये अपमान समझूंगा मैं डॉक्टर साहब का, क्योंकि उन्हीं शब्दों को दोहराते रहना बार बार। एक बार बोल दिया 10 बार बोल दिया, तो वास्तव में ऐसा कहा जाता है ना कि कहाँ कहाँ से हीरे चुन चुन के लाते हैं डॉक्टर साहब। और वो हीरे हमको इसलिए समझ में आ रहे हैं कि हम लोग इतिहास से एकदम अनभिज्ञ हो गए। पता ही नहीं था हमको कि इतिहास वास्तव में क्या है। इतिहास को सुनते रहे, हम लोगों ने इतिहास के बारे में सोचा भी नहीं है तो। और डॉक्टर साहब बहुत अच्छी प्रस्तुति हम लोगों के बीच में रख करके सबके लिए मन उद्वेलित कर रहे हैं, और एक उत्सुकता जगती है डॉक्टर साहब को सुनने के लिए। तो सम्मानित डॉक्टर साहब और सभी महान भाव हमारे जो श्रोतृवृंद हैं, जिनको मैं विद्वान कहता हूँ, श्रोता तो मैं इनको समझ दिखते ही नहीं है जी लोग हमें। मैं समझता हूँ कि आप लखनलाल जी किसी को भी इनमें से इंगित कर दीजिए, वो घंटों बोलने के लिए उसी शैली में तत्पर रहेगा। तो आज का जो विषय कल भी हमने डॉक्टर साहब को सुना, आज भी सुना हुआ है। बड़ा मैं सम्मान के साथ में आपको अभिवादन करता हूँ और चाहता हूँ कि इस प्रकार के इतिहास की जानकारियां हम लोगों को मिलती रहती हैं, तो बड़ी एक उत्कंठा मन में पैदा हो जाती है, और हम लोग सुने भी और उनके ऊपर चिंतन भी करें। कहीं अगर हमारा ये लक्ष्य है कि अगर कहीं इतिहास की चर्चा होती है तो हम डॉक्टर साहब को बताए हुए इन जो व्यवस्थाएं इतिहास में बताते हैं, इनको लेकर के और किसी भी कीमत पर उनको उनके प्रति प्रतिकार करने की ताकत रखने की क्षमता हो हमारे अंदर। क्योंकि हम डॉक्टर साहब को सुन रहे हैं, उनको भी सुन लें, और कोई इसमें निर्णय नहीं ले पाए तो कोई माने नहीं है सुनने का। अगर कोई इतिहास को रखता है और उसमें विकृतियां दिखाई देती हैं, तो हम डॉक्टर साहब को उगता भारत को समझो अभियान के तहत उस व्यक्ति के सामने अड़िग होकर के अपनी बात को बड़ी पुष्टि के साथ में, प्रमाण के साथ में, जैसे डॉक्टर साहब रखते हैं, प्रमाण के साथ में रखते चले जाएं, तो सामने वाले को भी प्रभाव पड़ेगा और वो समझेगा कि वास्तव में जिस इतिहास को जानता था वो विकृत था, दूसरों के द्वारा थोपा गया था हमारे ऊपर। तो मैं बार बार यही चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब कितनी खोज करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, और हम लोग उसका लाभ नहीं उठा पाए, दूसरे को इससे अवगत नहीं करा पाए, तो फिर भारत को समझो अभियान हमारा किसी काम का नहीं समझूंगा। ओम सभी के लिए पुनः नमस्ते। नमस्ते जी नमस्ते मुनि जी। और आप हमारी
बस मुनि जी अब तो बंद हो गए आप। डॉक्टर राकेश कुमार जी मंद मंद मुस्कुराइए, खुल के हंस लीजिए। ये मंच हमारा खुल के हंसने का है, इसमें तो जितना हंसने उतना कम है, जी क्योंकि कट जाएंगे रास्ते हंसते हंसते। देखिए हमारे वेद प्रकाश शर्मा जी जब से जुड़े हैं तब से हंस रहे हैं। कभी आपने देखा नहीं होगा कि कभी रुके हों, तभी से हंस रहे हैं बराबर जब से हमसे मिले। चरैबती चलते रहो चलते रहो। चलते रहो चलते रहो। हाँ देखा, आ जाओ नाती पोतो हमारे आ दौड़। जाओ आ जाओ नाती। वाह 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 वाह। शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति वापम शांति शांति वनस्पतयः शांति विचिदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्याम शांति हाँ जी बोलिए। शांति शांति शांति। अरे स्वागत है। सनातन वैदिक धर्म की जय। ज्ञानंद की जय। 8 से 9 श्री दयानंद की जय। 7:45 जुड़ जाएंगे। श्री रामचंद्र की जय। सर श्री कृष्णचंद्र की जय। एक राम की जय। आनंद की जय। आप हमें व्हाट्सएप पे कमेंट करो तो आनंद वीडियो की मिल जाएगा। जय। माता की जय। गौ माता की रक्षा हो पालन हो समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। हरियों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। ओम नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। कल डॉक्टर श्रद्धा जी को हमने स्पेशल बुलाया हुआ है और आप लोगों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल डॉक्टर श्रद्धा जी को सुने। और हमारे व्यास शास्त्री जी भी आ गए हैं तो इनको भी अपन कल ही सुनेंगे अब, है ना। नमस्ते जी। नमस्ते जी। व्यास चंदन जी आ गए, थोड़ा सा नमस्ते कर ले, वो नहीं तो वो कहेंगे कि हमें छोड़ दिया आपने। जी मुनि जी हम खोल रहे हैं माइक सभी के, तो कर लेना नमस्ते। लो मुनि जी कर लो नमस्ते। नमस्ते जी। मुनि जी नमस्ते कर लो। माइक खोलो पहले मुनि जी, पहले माइक शास्त्री जी नमस्ते जी। सबको सादर नमस्ते। कर लो नमस्ते। डॉक्टर शास्त्री जी नमस्ते। कोट साहब शास्त्री जी आ गए अपने। नमस्ते शर्मा जी। शास्त्री जी नमस्ते कर लो, बस नमस्ते रह गई। शास्त्री जी नमस्ते। शास्त्री जी नमस्ते। नमस्ते सबको बहुत सादर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सादर नमस्ते। अति व्यस्तता बस नहीं जुड़ पाए। नमस्ते करके कार्यक्रम तो खत्म होगा हमारा। कार्यक्रम तो समापन पर है। हो चुका इसलिए वो तो आप लोगों को तो काफी रास्ते में धन्यवाद है। गाड़ी का ब्रेक लगाया। कई इस प्रकार की समस्या हो गई है जिसके कारण कि मैं व्यस्त रहा। आर्य समाज की ही समस्या को लेकर के व्यवस्थित है।